हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों का एचवी पाठशाला पे स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब लोगों को जो एजीटीए की वैकेंसीज जारी हुई हैं, तो उसी संबंधित हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे अब जारी करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो हमको कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, जो हमारे सिलेबस के विभिन्न सेगमेंट हैं, उसमें से हम पहले कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाओं पर चर्चा करेंगे। जो क्योंकि अगर हमारा एग्जाम जून जुलाई में अगर संभवतः प्रस्तावित होता है, तो उत्तर प्रदेश बजट से कई क्वेश्चन देखने को हमें मिल सकते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं आदि जो संबंधित है, उनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। तो हमारे पास उसकी एक पीडीएफ है। तो हम आप लोगों को जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम नोट करा देते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं आप नोट्स बनाएंगे, क्योंकि हालांकि हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, किंतु फिर भी अगर आप लोग पीपीटी के माध्यम से पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाने से बचते हैं। तो एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो आप लोगों से हम उम्मीद करेंगे आप लोग नोट्स बनाएं। अब आज से आप लोगों को रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। कोशिश करेंगे आप लोगों को 2 क्लासेस, एक उत्तर प्रदेश की जीके और एग्रीकल्चर से मिलती रहे क्लासेस। किंतु अगर नहीं तो आप लोगों को एक क्लास तो रेगुलर मिलेगी। और जब तक आपका एग्जाम होगा तो पूरा सिलेबस आप लोगों को कवर करा दिया जाएगा। कुछ पीपीटी के माध्यम से होगा जो, और कुछ यहाँ पे आपको मैं बोर्ड पे करा दूंगा जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। तो आइए देखते हैं अपने बजट से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा बजट का आकार है वो कितना है। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाएं, इसके आकार है वो कितना है। तो आकार हमारा है करीब ये आर ओ जिन जिन मित्रों ने आर ओ के एग्ज़ाम दिया होगा उसमें इस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा उन लोगों को। तो 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट का हमारा जो आकार है था। बजट में 24,000 बजट में करीब 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की करीब नई योजनाएं शामिल हैं। ये क्या है? ये योजनाएं शामिल हैं। योजनाएं परियोजनाएं जो कृषि अर्थशास्त्र में भी है तथा उत्तर प्रदेश जीके के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमारा आकार है, ठीक है। ये इस प्रश्न आते हैं, शायद 1-2 नंबर के आप लोगों को देखने को मिले। अब हम अपने किसान भाइयों से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हमारी बजट में की गई उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो इसमें दिया गया है कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर प्रतिबंधों को हटा लिया गया है, जिससे लगभग 1 लाख किसानों को सीधा फायदा होगा। तो क्वेश्चन क्या देखने को मिल सकता है, जो नलकूप कनेक्शन है वो जो संबंधित प्रतिबंध हटाए गए हैं वो किस एरिया से संबंधित है? डार्क जोन से संबंधित है। डार्क जोन से क्या किया गया? डार्क जोन से प्रतिबंधों को हटा लिया गया है, प्रतिबंधों को रिमूव कर लिया गया है, हटा लिया गया है। को किस चीज़ को लेकर के? तो निजी नलकूप कनेक्शन जो दिए जा रहे थे, जो निजी नलकूप कनेक्शन दिए जा रहे थे नए, पहले डार्क जोन में प्रतिबंधित थे, किंतु प्रतिबंध को हटा लिया गया है। अर्थात डार्क जोन में भी नए जो कनेक्शन होंगे वो दिए जा सकेंगे। अब हम एक अगला हमारा वो है बुंदेलखंड क्षेत्र में एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। तो एकल रबी अगर बात की जाए किस क्षेत्र में, तो बुंदेलखंड में किससे संबंधित है? तो एकल रबी फसल से संबंधित है। एकल रबी फसल से संबंधित है। एकल रबी फसल से संबंधित है, ठीक है। सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन की सुविधा प्रदान की गई। किसकी सुविधा प्रदान की गई? तो सीजनल टैरिफ लाभ एवं अस्थायी विद्युत संयोजन। आपकी बजट से संबंधित करीब 2 से 3 क्लासेस होंगी, उसी में आपको संपूर्ण महत्वपूर्ण बातें करा दी जाएंगी। आप लोग इसके नोट्स जरूर बना लें, ताकि एग्जाम का समय आए आप लोगों का, तो रिवीजन करने के लिए समस्या देखने को ना मिले आप लोगों को। अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसान क्रेडिट कार्ड है, ये क्या है, कितने? तो 2023-24 के जो 2023-24 का जो सत्र रहा है, 2023-24 के सत्र में करीब 37 लाख किसान क्रेडिट कार्डों का आवंटन किया गया, वितरण किए गए 37 लाख।
तो प्रश्न आपका देखने को क्या मिल सकता है कि कितने 2023-24 वर्ष 2023-24 में कितने किसान क्रेडिट कार्डों का वितरण किया गया, तो करीब 37 लाख। ठीक है, अब हमारी जो योजनाएं से संबंधित कुछ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 में 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। तो क्वेश्चन आपको कैसे देखने को मिल सकता है कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का लगभग भुगतान किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है हमारी, उसके अंदर कितने करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की गई है लगभग, तो 831 करोड़ रुपए की। 831 करोड़ रुपए की कितने लोगों को, तो करीब 10 लाख लोगों को, जो 10 लाख बीमित कृषक हैं उनको, 10 लाख लोगों को जो बीमित कृषक हैं, बीमित कृषक हैं उनको करी गई। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब अगर ये भी प्रश्न देखने को मिल सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2016 में हुई थी। तो हम आप लोगों को एक योजनाएं जो हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहीं, उनकी हम एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, फिर आपको पीपीटी के माध्यम से करा देंगे। यहाँ पर प्रत्येक योजना को लिखना, उसको वो करना तो काफ़ी समय लगेगा, तो हम आपको एक पीपीटी के माध्यम से वो करा देंगे क्लास, बहुत सारी योजनाओं को, तो आप लोगों को आसानी होगी। इसमें हम महत्वपूर्ण बातों पर ही देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना थी, उससे संबंधित क्या है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। तो इसके तहत क्या इसमें दिया गया है कि 2022-23 के लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक, नहीं सॉरी दोस्तों, 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। तो 2023 तक, कब तक, करीब दिसंबर 2023 तक, दिसंबर 2023 तक 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि, 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में ट्रांसफर की गई। 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में। ठीक है, तो कुछ प्रश्न देखने को क्या मिल सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक कितने करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई, तो 63,000 करोड़ रुपए की राशि। ये डाटा तो खैर इतना नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार पढ़ लेंगे कि 2 करोड़ जो 62 लाख कृषक हैं उनके खातों में धनराशि भेजी गई। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, इसमें क्या है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत क्या होता है, तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत लघु एवं सीमांत कृषकों को जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उनमें चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला, दोनों को 3,000 रुपये की मासिक किस्त जो है प्रदान की जा रही है पेंशन के तौर पर। तो क्या है किसान मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना। पीएम किसान मानधन योजना में क्या है, तो लघु एवं सीमांत किसानों को, किसको किसको, लघु एवं सीमांत किसानों को, लघु एवं सीमांत किसानों को जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली, 3,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। 3,000 रुपये की मासिक पेंशन ये लोग प्रदान की जाती है इन लोगों को। ठीक है, 3,000 रुपये की ये प्रश्न देखने को मिला है, कई बार आया हुआ भी कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत कितने रुपए की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, तो 3,000 रुपये की। आप लोग इसको याद रखिए। अब अपने हम पेराई सत्र गन्ना से संबंधित बात कर लेते हैं। चीनी एक अलग से टॉपिक भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत है, तो उसको लेकर के कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। पेराई सत्र 2023-24, पेराई सत्र कौन सा है, ये बहुत ही आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। 2023-24
2023-24 पेराई सत्र हमारा कौन सा 2023-24। तो इसमें क्या है, अगैती प्रहन के बाद जो गन्ने की किस्में हैं कौन कौन सी, गन्ना। तो इसमें अगैती किस्म जो है, अगैती किस्म के लिए क्या किया गया है, 350 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये मूल्य कर दिया गया है। 350 से बढ़ाकर 370 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, 350 रुपये से बढ़ाकर ये वर्तमान का मूल्य, पूर्व का मूल्य। अगैती किस्म के लिए 350 से बढ़ाकर के 370 रुपये कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं सामान्य प्रजाति की, सेकंड हमारी कौन सी, सामान्य प्रजाति। तो सामान्य प्रजाति की जो है 340 रुपये से बढ़ाकर 360 रुपये कर दी गई। 340 से बढ़ाकर 360 कर दी गई। अब हम बात करते अनुपयुक्त, जो अपेक्षाकृत इतनी उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त, खराब या जिसमें रोग वगैरह लगे हों, तो उस प्रकार की जो प्रजाति होगी 335 से बढ़ाकर 355 कर दिए गए, ये मूल्य कर दिए गए। तो इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे अनुपयुक्त प्रजाति का मूल्य है, करीब जो अनुपयुक्त प्रजातियां हैं उनका मूल्य 335 से 355 कर दिया गया है। पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना की जो अगैती किस्म है, देखो जरूरी ये नहीं कि जो बजट में हो वही आपसे पूछा जाए, उसी प्रकार का संबंधित क्वेश्चन मिले, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे प्रश्न आ गया कि अगैती किस्म, सामान्य प्रजाति, अनुपयुक्त प्रजाति, इनके मूल्यों में बढ़ोतरी की गई है, तो प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है कि अगैती जो किस्म है वह किसकी किस्म है, गन्ने की किस्म है हमारी सामान्य। तो अब हम बात करते हैं अगैती किस्म के जो मूल्य बढ़ा दिया गया, 350 रुपये पूर्व में था, वर्तमान में इसका कितना कर दिया गया, तो 370 रुपये कर दिया गया। सामान्य प्रजातियां हैं जो गन्ने की, मतलब सामान्य वैरायटीज़ हैं, उसकी 340 से बढ़ा करके 360 कर दिया गया, ठीक है, रुपये। अनुपयुक्त जो प्रजातियां हैं उनकी 335 से लेकर के 355 रुपये कर दिए गए। तो ये आपकी परीक्षा के महत्वपूर्ण श्रेणी से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें सामाजिकरण में जब हम लोग उत्तर प्रदेश जीके पढ़ रहे होंगे तो उसमें सामाजिक का एक टॉपिक दिया है, सामाजिक रोजगार, इनसे संबंधित। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं, तो 6 विभिन्न श्रेणियों में अलग अलग 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसको आप ऐसे तथ्य के तौर पर नोट कर लीजिए। फिर भी जब हम उत्तर प्रदेश जीके कर रहे होंगे तो उसमें अलग से भी आपको एक PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो जो कन्या सुमंगला योजना है, कन्या सुमंगला योजना, इसके तहत 6 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी 6 श्रेणियाँ हैं, कौन कौन सी, इस पर हम विस्तृत रूप से योजनाओं में बात करेंगे, ठीक है। इसके तहत आपको कितनी राशि प्रदान की जा रही है, तो 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है, आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कितनी श्रेणियों में, तो 6 श्रेणियों में कितनी सहायता, तो 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अब वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक 17.82 लाख अभ्यर्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका। तो ये डाटा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम युवा कल्याण, इसमें एक टॉपिक दिया गया है, तो ग्राम पंचायतों में ये आपसे देखने को मिल सकता है सामाजिकरण के मुद्दे के अंतर्गत कि जो युवक मंगल दल है, युवक मंगल दल, इनकी स्थापना कितनी है, तो 53,800 विभिन्न ग्राम पंचायतों में इतने स्थापित हो चुके हैं। वहीं महिला मंगल दल 51,300 है। इतनी स्थापना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश जीके में भी आपको बजट पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं जो 26वां हमारा राष्ट्रीय युवा उत्सव मनाया गया है। अब अभी आपसे जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जो राष्ट्रीय युवा उत्सव का जो कौन सा संस्करण मनाया गया, तो 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव। राष्ट्रीय युवा उत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया, 26वां। कहाँ मनाया गया है, तो कर्नाटक में मनाया गया है। कब से कब तक मनाया गया है, तो 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी 2023 तक। 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक 2023 में मनाया गया है, ठीक है। तो इसलिए किस लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो है
लोकगीत की जो टीम है, लोकगीत टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है तथा स्वर्ण पदक जीता है। तो आप लोग इसको याद रखिए। ये देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रीय युवा उत्सव कहाँ मनाया गया, कर्नाटक में। कब से कब तक मनाया गया, तो 12 जनवरी से लेकर के 16 जनवरी तक 2023 में मनाया गया। ठीक है, 26वां संस्करण है इसका। लोकगीत टीम है उसने प्रथम स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक को अर्जित किया। अब रोजगार हमारा टॉपिक भी उत्तर प्रदेश जीके में है, तो रोजगार पे नज़र डाल लेते हैं। जो महत्वपूर्ण है नरेगा देख लेते हैं। नरेगा से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते रहे, किंतु विस्तृत रूप से इस पर आगे चर्चा करेंगे। इसमें क्या जो तथ्य वह देख लेते हैं। 2023-24 में जो वित्त वर्ष 2023-24 था, उसमें करीब 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया था। 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया था। मानव दिवस का सृजन किया गया। ठीक है, वही अगर हम बात करते हैं अपने 2024-25 के, 2024-25, तो 2023-24 के जो वित्त वर्ष है उसमें 28 करोड़ 68 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया। 2024-25 की अगर हम बात करें, इसका लक्ष्य कितना रखा गया, तो 33 करोड़ रखा गया। 33 करोड़ मानव दिवसों का जो सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि 2024-25 में मनरेगा के तहत कितने करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 23 करोड़। ठीक है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 12.15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। और विश्वकर्मा श्रम योजना तथा एक जनपद एक उत्पाद कौशल उन्नयन टूलकिट योजना के अंतर्गत लगभग 4.08 लाख रोजगारों का सृजन किया गया है। तो हम लोग जब उत्तर प्रदेश जीके पढ़ेंगे तो रोजगार से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे उसकी उससे संबंधित तथ्य नोट करके आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण बात है उस पर हम बात करते हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जा रही कितनी है, वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये। जो हम कृषि से संबंधित आगे इसी उत्तर प्रदेश बजट में कृषि से संबंधित एक सेगमेंट है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 65 नंबर का करीब एग्रीकल्चर ही देखने को हम लोगों को मिलेगा। तो आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। यह सामाजिकरण उत्तर प्रदेश जीके में ही आपके काम आएगा, रोजगार संबंधित है। अब विभिन्न प्रकार की योजनाएं कृषि अर्थशास्त्र में योजनाओं में ही, तो जो योजनाएं चर्चा में रही उस पर हम बात कर लेते हैं। अब मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अब ये सभी तो आपके सिलेबस का ही भाग है। अच्छा, प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, पेपर का पैटर्न बदल रहा है। जो हाल ही में चर्चे में रहती हैं उनके आने की संभावना ज़्यादा रहता है। और वृद्धावस्था पेंशन कितनी प्रदान की जा रही है, 1000 रुपये। वृद्धावस्था पेंशन जो है 1000 रुपये प्रदान की जा रही है प्रतिमाह की दर से। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके अंतर्गत एक जोड़े पर 51,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। 51,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। 2022-23 में जो जोड़े हैं उनका विवाह संपन्न कराते हुए करीब 510 करोड़ रुपए का करीब व्यय किया गया। कितने लोगों का विवाह किया गया ये आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कितने हज़ार रुपये का अनुदान दिया जाता है, तो 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अगर कितने करोड़ रुपए का व्यय किया गया पिछले वित्त वर्ष में, तो करीब 510 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। अब एक श्रमिक कल्याण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग याद रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा निर्मित ई श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। तो करीब यह डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। 8.32 करोड़ कामगारों का पंजीकरण हुआ है। अब हम वित्तीय समावेशन अर्थात जो योजनाएं विभिन्न प्रकार की हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे पहली योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब इनकी शुरुआत हुई,
ठीक है। क्या वित्तीय अनुपात क्या रहता है, इन सब पर हम बाद में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसके अंतर्गत करीब 9 करोड़ खाते खोले उत्तर प्रदेश ने, 9 करोड़ खाते खोले। ठीक है। कौन सा स्थान हासिल किया, प्रथम स्थान हासिल किया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने खाते खोले गए, तो 9 करोड़ करीब खाते खोले गए हैं। उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा देश में, तो प्रथम रहा है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है। तो इसमें कौन सा स्थान रहा, इसमें भी उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा, प्रथम स्थान रहा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो इसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रथम स्थान है। ठीक है। 5,54,00,000 नामांकन हासिल किए, 5,54,00,000, 5,54,00,000 नामांकन हासिल किए। मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से दरख्वास्त करता हूं कि आप सभी लोग नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम पर शार्ट नोट्स जब बनाएंगे तो वही काम आएंगे। आप मोटी मोटी किताबें या बहुत सारी पीपीटीज आप ये रिवाइज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अगर आप लोग सीरियस हैं अपने गोल के प्रति, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति, प्रधानमंत्री के द्वारा जो जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई गई थी, इससे संबंधित कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है, तो 1.90 करोड़ के नामांकन के साथ कितने नामांकन हासिल किए, 1.90 करोड़ नामांकन हासिल किए। ठीक है। और कौन सा स्थान हासिल किया, तो द्वितीय स्थान हासिल किया, द्वितीय स्थान हासिल किया। अटल पेंशन योजना के तहत, अटल पेंशन योजना क्या है, तो अटल पेंशन योजना 1,18,00,000 नामांकन कर उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा, 1,18,00,000 नामांकन इसमें हासिल किए। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 9 करोड़ खाते खोले, कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश ने हासिल किया, तो प्रथम स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो 5,54,00,000 नामांकन हासिल किया और प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर हम बात करें तो 1.90 करोड़ का करीब नामांकन हासिल किया, द्वितीय स्थान प्राप्त किया। ठीक है। अटल पेंशन योजना 1,18,00,000 नामांकन प्राप्त किए। ये सभी बात किस राज्य की हो रही, तो उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अब आते हैं औद्योगिक सेक्टर की बात कर लेते हैं। उद्योग, तो आप लोग इसको हमें बताए दे रहा हूँ, समझाए दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के बाद, जो वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके लोकार्पण के बाद 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे संचालित हैं। शीघ्र ही नोएडा के जेवर में दक्षिण एशिया का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारंभ होने के बाद होने वाला है। ठीक है। ये काफ़ी चर्चे में रहा है कि नोएडा के जो जेवर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आरंभ होने वाला है। तो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल ही में जो चर्चा में रहा कौन सा है, तो नोएडा के जेवर में स्थित है। यह अब उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन जाएगा जब यह हवाई अड्डा संचालित हो जाएगा तब। अब हम बात कर लेते हैं चिकित्सा क्षेत्र की, देख लेते हैं, क्योंकि यह भी आपके सामाजिकरण का एक भाग है। चिकित्सा, स्वास्थ्य चिकित्सा सभी उत्तर प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो जीके है आपका, उसका भी अच्छा खासा भाग आपके एग्जाम में आने वाला है। अच्छा, ये आप याद रखिए एक और तथ्य, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान हासिल किया, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत में जो उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी हासिल की। उत्तर प्रदेश ने कौन सी श्रेणी हासिल की है, तो अचीवर्स। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश ने कौन सी श्रेणी हासिल की, तो अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की। एक मिनट दोस्तों, मैं अपना जरा मार्कर बदल लेता हूँ। तो अब हमारा कौन सा सेक्टर है, तो चिकित्सा क्षेत्र पे हम बात करते हैं अपने। चिकित्सा क्षेत्र पे बात करते हैं। मात्र जो मृत्यु दर है उसको हम देख लेते हैं। मात्र मृत्यु दर, मात्र मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर,
मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, हम इन पर बात करते हैं। पहले कितनी थी पूर्व में, वर्तमान में कितनी हो गई। तो पूर्व में कितनी थी 2014 की अगर हम बात करते हैं, पूर्व में करीब 2014 यहाँ पे है, ठीक है। 2014 में कितनी थी तो 285 थी प्रति लाख, 285, ठीक है, ठीक है। अब कम होकर के 2022 में कितनी हो गई, 2022 में कितनी हो गई तो 167 लाख, 167 प्रति लाख। तो इसका तात्पर्य क्या कि पूर्व में 1 लाख पर करीब 285 मातृ मृत्यु दर थी, वहीं यह कम होकर के 167 हो गई प्रति लाख के हिसाब से, ठीक है। शिशु मृत्यु दर की अगर हम बात करें, शिशु मृत्यु दर की अगर बात करते हैं 2014 में 48 थी प्रति 1000 पे था, प्रति 1000 पे था, ठीक है। वर्तमान समय में कितनी होगी तो 38 करीब हो गई, 38 प्रति 1000 हो गई। वर्तमान समय का तात्पर्य कब का आंकड़ा है 2020 का, आखिरी सर्वे जो रिपोर्ट जारी हुई थी 2020 की है, ठीक है। तो मातृ मृत्यु दर जो 2014 की थी 285 लाख, मतलब 285 प्रति लाख थी, ठीक है। 2022 में कितनी है तो 167 प्रति लाख के हिसाब से है। शिशु मृत्यु दर कितनी है तो 48,000, मतलब 48 प्रति 1000 पे, 1000 पे 48 शिशु मृत्यु दर है, ठीक है। वहीं अगर हम 2020 में बात करते हैं 1000 पर कितनी थी तो 38 थी। तो ये आप लोगों की समझ में आ गया उम्मीद करते हैं। आगे हम देखते हैं कि 2017 की तुलना में 2023 में AES रोगियों की संख्या में 76% की मृत्यु दर हुई। जो AES है ये क्या है तो ये है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम है एक प्रकार का, इसमें 76% कमी हुई है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 76% की कमी हुई है, तथा मृत्यु दर में अगर हम बात करें मृत्यु दर की तो 98% कमी हुई है। जो रोग का प्रतिशत है 76% रोगियों में कमी हुई है, मतलब रोगी जो संख्या थी उनकी 76% कमी देखने को मिली, और उन रोगियों में जो जिनकी मृत्यु हो जाती थी उसमें 98% की कमी देखने को मिली। किसमें AES की, जो एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से। वहीं अगर हम बात करें JE की, JE ये क्या है तो जापानी इंसेफेलाइटिस है, इसके रोगियों में 85% की कमी हमें देखने को मिली है। मृत्यु दर की अगर हम बात करें तो 96% मृत्यु दर में कमी देखने को मिली। तो AES की क्या है 76% कमी हुई है जो रोगी हैं उनमें। अब मृत्यु दर में कितनी कमी हमें देखने को मिली है तो 98%। वहीं JE जो जापानी इंसेफेलाइटिस है उसमें 85% की कमी देखने को मिली है रोगियों में, ठीक है। ये किसके आंकड़े हैं, ये रोगियों से संबंधित आंकड़े हैं, रोगियों की संख्या से संबंधित आंकड़े हैं। इसमें इनके मरने से संबंधित जो आंकड़े हैं इनमें 96% की इसमें कमी देखने को मिली। अब 75 जनपद में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। तो निःशुल्क डायलिसिस मतलब जो जांच संबंधित कराई जाती है 75 जिलों में निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आयुष्मान कार्ड कितने वितरित किए गए हैं, आयुष्मान कार्ड की अगर हम बात करें कितने वितरित किए गए तो 4,86,00,000 से अधिक, 4,86,00,000। देखो आप एग्जैक्ट डाटा अगर नहीं याद कर पाते हैं तो करीब ऐसे याद रखें 4.5 करोड़ से अधिक। तो आपको जो एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि उसमें 4 विकल्प होते हैं, तो जो समथिंग होगा वही आप लगा देना, ठीक है। तो 4,86,00,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। और इसी अंतर्गत क्या किया जाता है 5 लाख रुपए की निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है इलाज करने के लिए। तो जब हम यह योजना विस्तृत रूप से पढ़ रहे होंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। 5 लाख रुपए की निःशुल्क सहायता प्रदान की जाती है, 5 लाख तक कोई व्यक्ति इलाज करा सकता है। 3 PSC बटालियन का गठन किया गया है। कहाँ है तो LGB, आप ट्रिक याद रखें, LGB लखनऊ हो गया, गोरखपुर हो गया और बदायूं हो गया। इसके अतिरिक्त बलरामपुर, जालौन, मिर्ज़ापुर, शामली तथा बिजनौर में 5 अन्य PSC बटालियन स्थापित हैं। समस्त थाना साइबर क्राइम सेल गठित किया गया है। वर्तमान में 75 जनपदों में साइबर क्राइम थाना स्थापित है। अब हम अपना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एक कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। जैसे कि
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। कौन सा? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये क्या है? तो ये है कि इसकी शुरुआत अगर हम बात कर लेते हैं, इस शुरुआत कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 2005 को। कई एग्जाम में पूरी डेट देखने को मिली है, तो आप लोग पूरी डेट भी याद रखें, 12 अप्रैल 2005 को। हालांकि इसको बाद में 2 भागों में बांट दिया गया, आगे चल के 2013 में करीब इसको 2 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, शहरी स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो बजट का जो बंटवारा होता है वो अलग अलग आधार पर भी होता है। तो आप लोग इससे जो संबंधित ओवरऑल जो परियोजना का जो व्यय रखा गया 7,350 करोड़, ओवरऑल कितना जो रखा गया है तो 7,350 करोड़। ये आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संबंधित जो योजनाएं परियोजनाएं हैं उनके लिए कितने बजट का आवंटन किया गया? तो 7,350 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना। अगली हमारी योजना कौन सी? प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना। ये एक बार प्रश्न देखने को मिला था कि यह किस बजट में इसका उल्लेख किया गया था? तो 2021-22 के बजट में उल्लेख किया गया था। अगर इसके लिए हम बात करें कितना बजट आवंटित किया गया तो 952 करोड़ का आवंटन किया गया। प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना। ये एक बार प्रश्न आया था कि इसका उल्लेख किस बजट में किया गया था? तो 2021-22 के। अच्छा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके आपके लिए दिया गया तो जो उसमें अर्थशास्त्र वाला सेगमेंट है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। और कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित एक आपका एग्रीकल्चर में ही अलग टॉपिक है, तो उसके लिए लिहाज से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो आप लोग याद रखिए कि 2021-22 के बजट में इसका उल्लेख किया गया है। और कितने करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है? तो 952 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, 952 करोड़ रुपये की। अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए कितना? जो मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान है उसके लिए कितना व्यय प्रस्तावित है? तो करीब 300 करोड़ का। 300 करोड़ का। प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य मिशन है, जो प्रधानमंत्री का जन आरोग्य मिशन था प्रधानमंत्री द्वारा जो संचालित था वह 23 सितंबर 2018 को संचालित किया गया था। और जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वह 2024-25 के लिए 322 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जो जन आरोग्य योजना है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना तो 300 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात है तो 322 करोड़ रुपए का जो व्यय होगा प्रस्तावित होगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। किनको? जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको, या जो स्तनपान करा रही होती हैं उनको 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता। ₹6,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है इनके द्वारा, सरकार के द्वारा। और मेडिकल कॉलेज संबंधित हैं तो ये इतना डाटा आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि आप कुछ जो महत्वपूर्ण लग रहे हैं वो आप सुन लीजिए एक बार। वाराणसी में जो मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है उसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। असाध्य रोगों की मुफ्त चिकित्सा, आप ये ध्यान रखिए, जो असाध्य रोग हैं इनकी जो मुफ्त चिकित्सा के लिए कितने करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है? तो 125 करोड़ रुपए का, 125 करोड़ रुपए का। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो स्थापना की गई, कितने की गए? आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत। किस कार्यक्रम के अंतर्गत? तो आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत। आयुष्मान कार्यक्रम के अंतर्गत 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की गई।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 1600 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों की स्थापना की गई है। ठीक है, अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं जो अपने बजट में ही दिए गए हैं। दो 2024-25 में आयुष विभाग, देखो किस विभाग से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो आयुष विभाग 2024-25 आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लिया तो पेपर अब कैसे आ रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं, तो पूरी तरीके से आपको डिटेल में पढ़ना है। गोरखपुर में कौन सा कॉलेज? तो गोरखपुर में है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय महायोगी जो गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय है यह कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। अभी इस पर हम और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। इसका निर्माण कार्य पूरा किया गया। ठीक है, और राजकीय आयुर्वैदिक विद्यालय जो है हमारा कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। अयोध्या, तो राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय ये आपका अयोध्या में स्थित है। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी में क्या है? तो राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। तो ये क्या है? इसमें क्या लिखा हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किए जाने तथा जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है तो गोरखपुर में। आप इसको याद कैसे रखेंगे? तो गोरखनाथ है जो गोरखनाथ, तो आप गोरखनाथ से गोरखपुर याद रखें। राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय, आयुर्वैदिक से आप अयोध्या याद रख सकते हैं। ठीक है, राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, तो ये आप लोग ऐसे वाराणसी को याद रखिए। ये पूछा जा सकता है कि राजकीय आयुर्वैदिक महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो अयोध्या में। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। अगर आपसे वो पूछा जाता है गोरखनाथ आयुष विद्यालय वाला, तो आप गोरखपुर को टिक लगाएंगे। अगर पूछा जाए बीडा का गठन कहाँ किया जा रहा है? बीडा शॉर्ट फॉर्म में आप याद रखिए, बीडा का गठन कहाँ किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड में किया जा रहा है। अब जो टेबलेट योजना से संबंधित है उस पर हम बात कर लेते हैं। ये जो पहले पेट की जो भर्ती हुई थी लेखपाल, उसमें हमको लग रहा है प्रश्न आया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, अगर यहाँ पर पीपीटी लगी होती तो मैं ऐसे पढ़ के आप लोगों को बता देता। यहाँ पर समझाते हुए चल रहे हैं और आप लोग चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, तो इसलिए आपको दिक्कत भी नहीं होगी उतनी, वरना आपको बार बार वीडियो रोकना पड़ेगा। तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत कितने जो टैबलेट स्मार्टफोन बांटे गए हैं? तो करीब 25 लाख बांटे गए हैं। कितने बांटे गए हैं, वितरण किया गया? तो करीब 25 लाख का वितरण किया गया। 25 लाख का वितरण किया गया।
4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके लिए कितना बजट प्रस्तावित है? तो 4,000 करोड़ का। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसका संबंध किससे है? तो टैबलेट स्मार्टफोन वितरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो टैबलेट वितरण और स्मार्टफोन से संबंधित है। टैबलेट स्मार्टफोन इनके वितरण से संबंधित है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का संबंध किससे है? तो टैबलेट और स्मार्टफोन के वितरण से संबंधित है। कितने वितरण किए गए हैं 2024-25 के वित्तीय बजट या पिछले वित्तीय वर्षों में? तो 25 लाख तक का करीब वितरित किया जा चुके हैं। कितने करोड़ का बजट प्रस्तावित है? तो 4,000 करोड़ का हमारा बजट प्रस्तावित है। अब गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो परियोजनाएं हैं, और अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, उसको हम देखते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना, जो गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना है, इसके लिए आपका करीब कितने करोड़ का बजट आवंटित किया गया है? तो 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए। 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए। 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है, ठीक है, जो कि दोगुने से भी ज़्यादा है। आगरा लखनऊ परियोजना जो हमारी है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस परियोजना, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस जो परियोजना है हमारी, इसके लिए इसका बजट कितना है? 500 करोड़ है। 500 करोड़ है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो हमारा है, इसके लिए इसका बजट कितना है? तो इसका बजट करीब 400 करोड़ है, जो वर्तमान वर्ष के सापेक्ष 33% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? 33% अधिक है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि गंगा एक्सप्रेसवे जो परियोजना है, उसके लिए कितना बजट आवंटित है? 2,057 करोड़ का बजट आवंटित है लगभग। आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेस परियोजना है, उसके लिए 500 करोड़ का आवंटित किया गया है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है, उसके लिए 400 करोड़ का करीब आवंटित किया गया, जो वर्तमान वर्ष से करीब 33% अधिक है सापेक्ष। चीनी मिल जो संबंधित हैं, चीनी मिल जहाँ पर हमारी लगी होती है, अत्यधिक ट्रैफिक जाम वगैरह, ये विपणन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए, ये आप याद रखिए, 500 करोड़ रुपए का दिया गया, आवंटित किया गया। क्या है? तो चीनी मिल परिक्षेत्र से संबंधित, चीनी मिल परिक्षेत्र से संबंधित है। पर क्या तात्पर्य है इसका? जो बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उसमें सुधार किया जाएगा, चौड़ा इलाका बनाया जाएगा, रोडों का विकास किया जाएगा, उसके लिए करीब 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अब सिंचाई एवं जल संसाधन विकास बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग पर बात कर लेते हैं। तो 31 जो परियोजनाएं हैं वो करीब पूरी की जा चुकी हैं। 31 जो परियोजनाएं हैं उनको पूरा किया जा चुका है, जिससे लगभग 22,75,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचन क्षमता का सृजन होगा, जिससे 46,69,000 कृषक लाभान्वित होंगे। अब आपके लिए ये कितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसके लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्रीकल्चर का जो वेटेज है वो बहुत अधिक है आपके एग्जाम में। तो सिंचाई एवं जल संसाधन जो विभाग है, उसके तहत क्या है, कितनी परियोजनाएं पूर्ण की गई? तो 31 परियोजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। 31 परियोजना जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं लगभग। और इसकी अगर बात की जाए तो सिंचन क्षमता की कितनी है इन परियोजनाओं की? सिंचन क्षमता क्या होगी? सिंचन क्षमता कितनी होगी? तो 22,75,000 हेक्टेयर। 22,75,000 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा, ठीक है, जिससे कितने लोग लाभान्वित होंगे? तो 46,69,000 कृषक लाभान्वित होंगे। 46,69,000 कृषक जो होंगे उनको फायदा होगा, ठीक है।
अब इसमें लिखा है कि 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा डार्क जोन में संबंधित 569 असफल राजकीय नलकूपों को पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है प्रगति पर है। इसके लिए करीब 1.33 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा 1.10 लाख कृषक परिवार जो होंगे लाभान्वित होंगे। तो हालांकि आप लोग इतना याद रखें, जो डार्क जोन से संबंधित हैं 569 डार्क जोन से संबंधित जो 569 नलकूप हैं, नलकूप, इसके लिए करीब 70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अच्छा, नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक जो परियोजनाएं हैं, नदी में जो सुधार एवं कटाव निरोधक जो परियोजनाएं हैं, यह नाबार्ड द्वारा पोषित है। तो नदी में सुधार एवं कटाव, नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक परियोजना, इसके लिए कितना है, ये 1530 करोड़ करीब है, 1530 करोड़ करीब है। और किसके द्वारा पोषित है, तो नाबार्ड द्वारा पोषित है, नाबार्ड द्वारा पोषित है। तो अगर प्रश्न आता है कि नदी में सुधार एवं कटाव से जो निरोधक परियोजनाएं किसके द्वारा पोषित हैं, तो नाबार्ड द्वारा कितने करोड़ का आवंटन किया गया, तो 1530 करोड़ रुपए का जो व्यय है वह प्रस्तावित है। डार्क जोन से संबंधित जो 569 नलकूप हैं उनके लिए 70 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अब नमामि गंगे एवं जल आपूर्ति के तहत क्या भाग है, जो जल जीवन मिशन है, इस पर हम लोग अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो जो अगला लेक्चर है उस अगले लेक्चर में नमामि गंगे एवं जलपूर्ति से संबंधित अन्य उस पर बात कर लेंगे। फिर जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है हम लोग उस पर बात करेंगे, वह तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारा आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे पास मित्रों भले ही डिजिटल सुविधाओं का अभाव है, किंतु आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है एक मौका सबको मिलना चाहिए। संपूर्ण सिलेबस आपका लगभग कवर करा दिया जाएगा और लास्ट में एक जो विस्तृत लेवल की आपकी मैराथन करीब 5-6 घंटे की करा दी जाएंगी, जिससे आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को मदद मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।